स्मॉल टाउन गर्ल। कहानी स्मॉल टाउन गर्ल में मेट्रो कल्चर और कस्बई मानसिकता के मध्य क्लास, स्टेटस और परिवेश की लंबी खाई को उभारने का प्रयास है। मेट्रो शहरों के बच्चे स्वयं को छोटे शहरों के बच्चों की तुलना में अधिक स्मार्ट, मॉडर्न और श्रेष्ठ समझते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर छोटे शहरों के बच्चों को उन्नति और विकास के पर्याप्त अवसर दिए जाएं, तो वे किसी भी दृष्टि से बड़े शहरों के बच्चों की से कमतर या हीन नहीं है। स्मॉल टाउन गर्ल की कथा वस्तु का मूल कथ्य भी यही है। स्मॉल टाउन गर्ल। आज सुबह मुंबई से लौटने के बाद विवा ने जब बतलाया कि 2-3 दिन में रमा दीदी अपनी बेटी नेहा को लेकर हमारे पास आने वाली है, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। हमेशा छोटे शहर और वहाँ के लोगों को तुच्छ और हीन समझने वाली रमा दीदी ने अचानक हमारे पास आने का प्रोग्राम कैसे बना लिया, मैं समझ नहीं पा रही थी। विवाह से पूछना चाहा तो बोली, मम्मी अभी मुझे जल्दी है, शाम को हॉस्पिटल से आने के बाद आपको सब कुछ बताऊंगी। वैसे रमा मौसी और नेहा तो मेरे साथ ही आने वाले थे, पर टिकट नहीं होने के कारण वो 1-2 दिन बाद आएंगे। रमा दीदी के आने की बात सुनकर मैं उनके स्वागत की तैयारियों में व्यस्त हो गई। उनको मेरे पास रहने के में किसी प्रकार की परेशानी या असुविधा न हो, मैं यही सोच रही थी। रमा दीदी के आने की तैयारियां करते करते मैं रमा दीदी के ख्यालों में खो गई। रमा दीदी मेरे सगे ताऊजी की लड़की थी। हमारा संयुक्त परिवार होने के कारण हमारा बचपन भी साथ साथ ही बीता, पर रमा दीदी का व्यक्तित्व सदा से ही मुझ पर हावी रहा। ताऊजी का घर के बड़े बेटे होने के कारण पूरे परिवार पर वर्चस्व रहा। ताऊजी के रोब दाब से मेरे पिताजी भी हमेशा आक्रांत रहे। उनके लिए अपने बड़े भाई को कि किसी भी बात का विरोध करना तो दूर, उनके सामने ऊंची आवाज में बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। अपने बड़े होने का फायदा भी ताऊजी ने खूब उठाया। चाहे घर हो या परिवार, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई का प्रश्न अथवा परिवार में किसी विषय पर निर्णय करने का प्रसंग, सब कुछ ताऊजी की ही मर्जी से होता था। ताऊजी ने अपने बच्चों को तो पढ़ने बड़े शहरों के महंगे हॉस्टल में भेजा, पर जब हमारी बारी आई तो ये कहकर नहीं जाने दिया। अब अपने यहाँ भी बहुत अच्छे स्कूल खुल गए, तो बेकार इन्हें बाहर भेजने की क्या जरूरत। मेरी माँ ने जब ताऊजी की बात का विरोध करना चाहा, तो मेरे पिताजी ने उन्हें ये कहकर अपनी आवाज़ उठाने नहीं दी। बड़े भैया के आदेश या निर्णय के विरुद्ध जाने का कभी मैं सोच भी नहीं सकता। हमारे पिताजी के सिद्धेपन का फल हमारी माँ तथा हम भाई बहन को जीवन भर भुगतना पड़ा। यही वजह थी कि ताऊजी के बच्चों के समक्ष हम दोनों भाई बहन हमेशा कमजोर और दब्बू रहे। घर में अपने पिता के रुतबे और एकाधिकार का असर रमा दीदी और अनिल भैया पर भी पड़े बिना कैसे रहता। वे दोनों भी हम लोगों पर हमेशा हावी रहे। रमा दीदी देखने में तो सुंदर थी, फिर उस जमाने में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने और हॉस्टल में रहने के कारण वे स्मार्ट और दबंग भी बहुत हो गई थी। बड़े होने पर उनकी शादी की चर्चा होने लगी, तो उन्होंने ताऊजी को स्पष्ट कह दिया वे किसी भी कीमत पर छोटे शहर में शादी नहीं करेंगी। वे शुरू से ही ताऊजी की विशेष लाडली थी, अतः ताऊजी ने उनकी इच्छा अनुसार दौड़ धूप कर उनका संबंध मुंबई में तय कर दिया। रमा दीदी के ससुराल वाले आर्थिक रूप से बहुत संपन्न थे। सुनील जीजाजी का अपना जवाहरात का व्यवसाय था। रमा दीदी की शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। ताऊजी ने भी अपनी बेटी की शादी में दिल खोलकर खर्च किया। मुंबई में शादी होने के बाद तो रमा दीदी को इतना गुरूर हो गया कि हमें स्वयं से बहुत तुच्छ और हीन समझने लगी। अक्सर हमारा मजाक उड़ाते हुए कहती, भाई स्मॉल टाउन में रहने से आदमी की थिंकिंग भी बहुत पिछड़ी हो जाती है। हमारे मुंबई की तो बात ही अलग है। वहाँ के लोग बहुत ही मॉडर्न और एडवांस है। वहाँ तो लाइफ इतनी फास्ट और कम्पिटिटिव है कि आदमी को हमेशा सतर्क और जागरूक रहना पड़ता है, ताकि जिंदगी की दौड़ में कहीं पीछे नहीं छूट जाए। छोटे शहरों में तो जीवन कछुए की भांति रेंगता है। यहाँ जिंदगी इतनी डल और मोनोटोनस है कि 10 साल बाद भी यहाँ हो तो कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। रमा दीदी की बात करने का तरीका शुरू से इतना प्रभावशाली रहा कि उनसे प्रभावित होकर मैं उन्हें ही अपना आदर्श मानने लगी। रमा दीदी की शादी के 2 साल बाद जब मेरे विवाह की भी चर्चा होने लगी, रमा दीदी के रंग में रंगी मैं भी बाबूजी को यही कहने लगी, मेरी शादी भी रमा की तरह बड़े शहर में करें। 1-2 वर्ष तक तो बाबूजी ने भी मेरी इच्छा अनुसार बड़े शहर में लड़का ढूंढने का भरसक प्रयास किया, पर कहीं बात नहीं बन पाई। इसी बीच नीलेश का रिश्ता आया। नीलेश कोटा में MD करने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत थे।
उनका छोटा सा परिवार था जिसमें उनके अभिभावक और एक छोटी बहन शामिल थी। वे लोग रमा दीदी के ससुराल वालों की तरह बहुत धनाढ़े तो नहीं थे, पर अच्छे खाते पीते और संस्कारी लोग थे। बाबूजी तो नीलेश के प्रभावशाली व्यक्तित्व से और उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने मुझे स्पष्ट कह दिया, यदि मैंने इस रिश्ते के लिए मना किया तो वे मेरे लिए भविष्य में कोई रिश्ता नहीं ढूंढेगी, फिर मैं जहाँ चाहूँ अपनी मर्जी से लड़का ढूंढ लूँ। हालांकि नीलेश से मिलने, उनसे बात करने के बाद मैं चाहते हुए भी उनमें कोई कमी नहीं ढूंढ पाई। फिर भी मेट्रो सिटी में संबंध न होने की कसक मुझे कुछ समय तक तो बहुत कचोटती रही। अंततः बाबूजी तथा परिवार में सब लोगों की इच्छा के आगे मुझे मन मानकर इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ा। मेरी शादी में रमा दीदी 3-4 दिनों के लिए आई, वो भी बहुत मनोहार के बाद। उन 4 दिनों में भी उन्होंने न जाने कितनी बार मेट्रो सिटी में मेरे विवाह नहीं हो पाने की बात की चर्चा करते हुए न केवल मेरी दुखती दुख को छेड़ा, बल्कि हर बार मुझे स्वयं से हीन होने का बोध कराया। नीलेश जब दूल्हा बनकर आए तो सभी उनके आकर्षक व्यक्तित्व की दिल खोलकर तारीफ कर रहे थे। एकमात्र रमा दीदी ऐसी थी जो उनकी तारीफ करना तो दूर, उनका मजाक उड़ाने में भी कहीं पीछे नहीं रही। झट से बोली, ठीक है, लड़का देखने में अच्छा है, पर उसमें स्मार्टनेस की कमी है। वैसे भी छोटे शहरों में सर्विस क्लास लोगों के रहन सहन व्यवहार की बड़े शहरों में रहने वाले बिजनेसमैन से क्या तुलना की जाए। रमा दीदी के पति सुनील जीजाजी नीलेश के व्यक्तित्व के समझ दूर दूर तक नहीं ठहरते थे। ये बात सभी रिश्तेदार मन ही मन स्वीकार कर रहे थे, पर ताऊ जी के डर से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे रमा दीदी की बात का प्रतिकार कर सके। वैसे सुनील जीजाजी बहुत ही सभ्य और गंभीर स्वभाव के थे। अपनी पत्नी की बातों से उन्हें बहुत झेप होती। कभी कभी तो वे उनको टोक भी देते, रमा बस भी करो, स्वयं को दूसरों से उच्च समझने की तुम्हारी आदत कब सुधरेगी? इतना घमंड और गुरूर होना अच्छी बात नहीं है। ईश्वर ना करे कभी तुम्हें मुंह की खानी पड़े। पर तेज तरह रमा दीदी में कोई सुधार नहीं आया। शादी के बाद शुरू में तो नए घर, नए लोग और अपने पूर्वाग्रह के कारण मुझे नए माहौल में स्वयं को एडजस्ट करने में कुछ समय लगा। रमा दीदी के विचारों का साया अदृश्य रूप से मेरे मानस पर मंडराता रहा। धीरे धीरे नीलेश और उनके घर वालों की आत्मीयता और स्नेह को पाकर मेरी सोच में परिपक्वता आने लगी। मैं जब भी मेट्रो सिटी के कल्चर और चकाचौंध की बात करती, नीलेश हमेशा मुझे समझाते, आबा तुम छोटे शहर में पली बड़ी हो, और छोटे शहर, उस समय कोटा आज की तरह इतना प्रसिद्ध नहीं था। मैं तुम्हारी शादी हुई है, ये हीन भावना अपने मन से निकाल दो। कोई भी व्यक्ति अपने शहर या पहनने ओढ़ने के कारण मॉडर्न नहीं होता, बल्कि अपनी शिक्षा, अपनी सोच और व्यापक दृष्टिकोण से ही व्यक्ति सही अर्थों में आधुनिक कहलाता है। तुम स्वयं सोचो, ऐसे कितने ही महापुरुष होंगे जिनकी परवरिश छोटे शहरों और छोटे गांवों में हुई है, फिर भी वे अपने चिंतन और अध्ययन से उन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मुझे लगता है रमा दीदी का तुम पर इतना हवा छाया हुआ है कि तुम व्यर्थ ही स्वयं को उनसे तुच्छ और हीन समझती हो, जो कि मैं तो समझता हूँ कि तुम अपने गुणों, संस्कारों और शिक्षा दीक्षा में उनसे 19 नहीं 21 हो। बस जरूरत है तो अपने स्व को पहचानने की। नीलेश के उत्साहवर्धक बातों से और मार्गदर्शन से धीरे धीरे मेरी भी हीन भावना कम होती गई। इस बीच रमा दीदी के नेहा और कुणाल का तथा मेरे विवाह और राहुल का जन्म हुआ। जब भी मैं पियर जाती, रमा दीदी से मुलाकात हो ही जाती। रमा दीदी पियर में मन नहीं लगने के कारण 5-7 दिनों से ज़्यादा नहीं ठहरती थी। उम्र के साथ साथ रमा दीदी का अहंकार भी कम होने के स्थान पर बढ़ता ही जा रहा था। आते ही कहती, भाई इस छोटे शहर में मेरे बच्चों का मन नहीं लगता, यहाँ तो इनके लिए कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है, इसलिए आते ही दूसरे दिन से ये लोग वापस चलने की रट लगा देते हैं। जब तक छोटे हैं और मेरे कहने में है तब तक तो जोर जबरदस्ती करके इन्हें ले आती हूँ, पर थोड़ा बड़ा होने पर ये लोग क्या मेरी बात मानेंगे? फिर मेरी ओर देखकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहती, तुम्हारे आराम है, तुम्हारे ये सब प्रॉब्लम्स है ही नहीं। एक छोटे शहर से दूसरे छोटे शहर में आने से तुम्हारे बच्चों को भला क्या परेशानी होती होगी। रमा दीदी की तरह उनके बच्चे भी सारे समय अपनी डींगे हाँकने में पीछे नहीं रहते। अपने लेटेस्ट कपड़े, खिलौनों से मेरे बच्चों को लुभाने और प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जब तक बच्चे छोटे रहे और उनमें समझदारी नहीं आई,
तब तक तो वे नेहा और कुणाल के आगे पीछे घूमते रहते। मुझे कहते, मम्मी आप छुट्टियों में भी हमारे पीछे लगी रहती हैं, अब पढ़ाई करो, अपना होमवर्क पूरा करो। जबकि रमा मौसी तो अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं कहती, वे जो मर्जी हो अपने मन की करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी मम्मी को तो घूमने फिरने और अपनी किटी पार्टी से ही फुर्सत नहीं मिलती कि वे देखें कि उन्हें क्या होमवर्क मिला है। वे हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हैं। आप और मौसी बहनें होने पर भी आप दोनों में कितना अंतर है। बोथ आर पोल्स अपार्ट। मैं बच्चों को समझाती, तुम्हें जीवन में कुछ बनना है तो उसके लिए अभी से मेहनत करनी होगी। रमा दीदी अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती तो ये उनकी सोच है। बड़े होने के बाद रमा दीदी के बच्चे छुट्टियों में उनके साथ नहीं आते क्योंकि शहर में उनका मन नहीं लगता था। मेरे बच्चों की भी हालांकि बड़ी कक्षाओं में आ जाने से व्यस्तता बढ़ गई थी, फिर भी वे हमेशा छुट्टियों में चाहे 5-7 दिन के लिए ही सही ननिहाल आने को उत्सुक रहते हैं। रमा दीदी जब पिछली बार आई तो अपने बच्चों की ही तारीफ करती रही। नेहा ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के बाद अपना बुटीक खोल लिया था। रमा दीदी उसकी आइडियाज़ और क्रिएटिविटी की प्रशंसा करती नहीं थकती, सबके सामने बड़े गर्व से कहती। नेहा तो इतनी व्यस्त रहने लगी है कि सुबह 9 बजे घर से निकलती है तो रात को 10 बजे से पहले घर में ही नहीं घुसती। इतनी छोटी उम्र में ही इसने बहुत नाम कमा लिया। कुणाल भी अपने पापा के काम में हाथ बटाने लगा है। फिर मुझसे पूछा, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? छोटे शहरों में तो इतने कोर्स थोड़ी होते होंगे। जब मैंने उनको बताया कि विवाह MBBS करके MD कर रही थी और राहुल भी IIT में 3rd ईयर में आ गया था तो रमा दीदी का चेहरा एक बार तो बच्चों की प्रगति के विषय में सुनकर उतर गया था, पर तुरंत ही अपने चेहरे के भावों को छुपाते हुए बोली, अच्छा ही है तुम्हारे बच्चे प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो कुछ करना है इनको अपने बल पर ही तो करना है। बिजनेस वालों की बात दूसरी हो जाती है। हमें बच्चे बहुत पढ़े लिखे, इसका टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बड़े होकर आराम से अपने जमे जमाए काम में लग जाते हैं। 3 माह पूर्व ताऊ जी की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर रमा दीदी जब सहपरिवार आई तो उनके बच्चों से मिलने का मौका मिला। बड़े होने के साथ साथ उनके बच्चों के नाज नखरे और भी बढ़ गए थे। 3-4 दिनों तक जितने दिन हुए रहे हर बात में छोटे शहरों का मजाक उड़ाते। नेहा की हालांकि विवाह से ठीक ही पड़ती थी, फिर भी वह विवाह से कपड़ों चाल डाल पर कोई न कोई टिप्पणी किए बिना नहीं रही। मुझसे भी बोली, एक बार छुट्टियों में विवाह राहुल को हमारे पास भेज दें, उनको भी बड़े शहरों का एक्सपोजर मिलना जरूरी है। आप देखिएगा 15 दिनों में ही मैं विवाह को इतना ग्रूम कर दूंगी कि जब वह वापस आपके पास लौटेगी तो आप इसे पहचान ही नहीं पाएंगी। यहाँ छोटे शहरों में HMT हिंदी मीडियम टाइप लड़कियाँ भले ही फैशनेबल कपड़े पहने पर उनको देखते ही पता चल जाता है कि वे BMT यानी बेंच टर्न मॉडर्न लड़कियाँ हैं। उन लोगों से बड़े शहरों का सोफिस्टिकेशन और ग्रेस हो ही नहीं सकती। नेहा व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली। फिर विवाह से कहा, तुम्हारे शहर में तो रात को 10 बजे ही सन्नाटा छा जाता है, जबकि हमारे यहाँ तो लाइफ ही 10 बजे के बाद शुरू होती है। हम लोग अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाते हैं, डिस्को जाते हैं और देर रात तक लौटते हैं। फिर उसने विवाह को मुस्कुरा कर पूछा, विवाह तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? विवाह के इनकार करने पर वो आश्चर्य करते हुए बोली, इट्स वेरी स्ट्रेंज कि तुम अब तक किसी के साथ डेट पर नहीं गई। फिर स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए बोली, ओह मैं तो भूल ही गई थी, यू आर फ्रॉम ए स्मॉल टाउन। छोटे शहरों में लोग इतने मॉडर्न थोड़ी होते हैं। दूसरे यहाँ न तो अच्छे डिस्कोज हैं और ना ही ढंग के रेस्तरां या क्लब, कोई जाए भी तो कहाँ। नेहा की बातों को सुनकर मैं चौंक गई थी। रमा दीदी को मैंने इस विषय में आगाह करना चाहा। दीदी आपने बच्चों को इतनी छूट दे रखी है, क्या आपको डर नहीं लगता कि नादानी में इनके कदम कहीं फिसल नहीं जाए? रमा दीदी मेरी बातों को हंसी में उड़ाती हुई बोली, अरे आवा तुम स्वयं को ग्रेजुएट होकर दादी नानी के ज़माने की बातें कर रही हो। मेरे बच्चों की जैसी लाइफ लीड करते हैं वो कोई अनोखी बात नहीं है। यही तो मेट्रो सिटी कल्चर है। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अपने कुएं से बाहर निकलकर बाहर देखो, दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ गई है। रमा दीदी के उत्तर को सुनकर मुझे पछतावा होने लगा कि मैंने नाक उनके शुभचिंतक बनने का प्रयास किया। रमा दीदी और उनके बच्चे जाते जाते मुझे और बच्चों को मुंबई आने का बहुत बार कहकर गए थे, पर बिना किसी खास वजह से हमारा जाना नहीं हो पाया। पिछले सप्ताह अचानक ही विवाह का अपने हॉस्पिटल की ओर से किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए मुंबई जाने का कार्यक्रम बन गया। रमा दीदी बहुत दिनों से बच्चों को बुला ही रही थी,
अतः जब मैंने उन्हें फ़ोन पर विवाह के प्रोग्राम की इत्तला दी तो बहुत खुश हो गई। उन्होंने विवाह को अपने पास ही ठहरने की ताकीद भी की। विवाह चूंकि अपने सीनियर्स के साथ जा रही थी, अतः वह 3 दिन तक तो जब तक कॉन्फ्रेंस चली अपने ग्रुप के साथ ही ठहरी। उसकी कॉन्फ्रेंस समाप्त होने पर रमा दीदी ने उसके इंचार्ज से बात कर विवाह की 4-5 दिनों की छुट्टियां मंजूर करवा ली थी। अतः वह बाद में उनके घर रहने चली गई। विवाह जब तक रमा दीदी की रही, उन्होंने उसको बहुत घुमाया फिराया और उसका बहुत ख्याल रखा। विवाह से जब भी बात होती वह रमा दीदी और जीजाजी की तारीफ करते नहीं थकती थी। पर मैंने नेहा और कुणाल के विषय में जब उससे पूछा तो उसने बताया कि कुणाल तो अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने गया था और नेहा भी उसको कुछ उखड़ी लगी। वह प्राय अपने कमरे में ही बंद रहती। विवाह से बस 2-4 मिनट के लिए औपचारिक बात करके फिर अपने कमरे में चली जाती। रमा दीदी ने स्वयं ही अपनी बेटी की बेरुखी की सफाई देते हुए विवाह को बताया कि पिछले कई दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण नेहा बुझी सी थी। रमा दीदी उसको कई बार डॉक्टर को दिखाने का कह चुकी थी, पर वह हर बार उनकी अनसुनी कर देती। उन्होंने विवाह को जब उसका चेकअप करने का आग्रह किया तो पहले दिन तो नेहा ने साफ मना कर दिया। फिर 2 दिन बाद अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और वह लगातार कई बार उल्टियाँ कर चुकी तो रमा दीदी को अंदेशा हुआ कि कहीं उसको जॉन्डिस तो नहीं हो गया। उस दिन उन्होंने नेहा को जबरदस्ती डांटते हुए विवाह से चेकअप करवाने के लिए बाध्य किया, तो हार कर नेहा को उनकी बात माननी पड़ी। उसका मुआयना करने के बाद विवाह को लगा कि मामला कुछ और ही था। उसने जब अकेले नेहा से बात की तो उसने बताया कि 4 महीने से उसके पीरियड्स नहीं हुए थे। उसने विवाह को जब अपने डॉक्टर को नहीं दिखाने की वजह भी यही बताई कि कहीं डॉक्टर ने उसके पापा को सब कुछ बता दिया तो पापा उसका जीना मुश्किल कर देंगे। नेहा ने विवाह से कोई टेबलेट देने को कहा जिससे कि उसे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए, पर विवाह ने उसे बताया कि समय बहुत अधिक निकल जाने के कारण अबॉर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नेहा का मुआयना करने के बाद जब रमा दीदी ने उसको बीमारी के विषय में पूछा तो विवाह को न चाहते हुए भी उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। रमा दीदी के तो हकीकत का पता लगते ही होश उड़ गए थे। वह कई देर तक सिर थाम कर बैठ गई। अविरल उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा की ओर आग्नेय नेत्रों से देखते हुए विवेक बोली, इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये हमारी दी गई छूट का ऐसा दुरुपयोग करेगी। मैं तो समझती थी कि ये रात को अपने काम की वजह से घर देर से आती है, पर मुझे क्या पता था कि बुद्धि के बहाने किसके साथ कहाँ जाती है। अगर इसके पापा को पता चल गया तो वे इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारा इतना बड़ा परिवार है, यदि जरा से भी किसी को भी भनक लग गई तो हम तो घर और परिवार में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। नेहा भी हालांकि मन ही मन तो घबराई हुई थी, फिर भी सहज होने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा मम्मी, जब से इस बात का आप इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर अब क्या हो सकता है। फिर अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, मम्मा अब आप अपना रोना धोना छोड़ें। अपनी गायनोकोलॉजिस्ट शोभा आंटी से, जो आपकी फ्रेंड है, उनसे थोड़ा बात कीजिए। रमा दीदी ने जब अपनी दोस्त को फ़ोन किया तो पता चला कि वो 1 महीने के लिए लंदन गई हुई थी। अब तो रमा दीदी और नेहा दोनों की घबराहट बढ़ गई थी। नेहा ने जब किसी और डॉक्टर से बात करने का प्रस्ताव रखा तो विवाह से चुप नहीं रह गया और वो बोली, नेहा तुम इस बात को इतनी लाइटली मत लो। तुम्हारी 4 महीने की प्रेगनेंसी है, ऐसे में अबॉर्शन करवाना वैसे भी आसान नहीं है। फिर किसी अनजाने डॉक्टर के चक्कर में पड़कर कहीं देने के लेने नहीं पड़ जाएं, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। विवाह की बात सुनकर वे लोग चिंता में डूब गए थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद विवाह ने अपने मन की बात कही, मौसी, नेहा, यदि आपका मुझ पर विश्वास हो तो आप मेरे साथ चलिए। मेरे सीनियर डॉक्टर्स बहुत योग्य और समझदार हैं। मुझ पर उनका विशेष स्नेह है और मैं आग्रह करके नेहा की समस्या को सुलझाने के लिए कहूँगी। बस ये आप देख लें कि हमारे छोटे शहर के हॉस्पिटल में नेहा रह पाएगी कि नहीं। अपनी तरफ से मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आपको वहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। दूसरे, आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो मौसा जी या आपके परिवार वालों को भी कोई शक नहीं होगा। विवाह के प्रस्ताव को सुनकर रमा दीदी और नेहा की आंखें भर आई। रमा दीदी ने तो भावुक होकर विवाह का हाथ पकड़ते हुए कहा, विवाह
आबा ने तुमको कितने अच्छे संस्कार दिए कि तुम बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़कर इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए इतनी बड़ी बात कर रही हो। विवाह, मैं हमेशा तुम लोगों की स्मॉल टाउन मेंटेलिटी का मजाक बनाया करती थी। अपने मेट्रो सिटी कल्चर के अहम में डूबी मैं तुम लोगों को हमेशा पिछड़ा हुआ और हीन समझती थी, पर आज तुम्हारी समझदारी और सोच को देखकर मुझे लगता है कि वास्तव में हम लोग भी तुमसे बहुत पीछे छूट गए हैं। मैं तो अपने अहम और घमंड में डूबी, न तो अपने बच्चों की सही परवरिश कर पाई और ना ही उन्हें अच्छे संस्कार दे पाई। आज तुम दोनों बहन भाई अपने अपने क्षेत्र में सुस्थापित होकर अपने अभिभावकों का सिर ऊंचा कर रहे हो, तो दूसरी ओर ये मेरे बच्चे हैं जिन्होंने हमें कहीं का नहीं रखा। नेहा ने तो जो कुछ किया ही है वो तुम्हारे सामने है, पर कुणाल भी हमारी छूट का अनुचित लाभ उठाकर अपने दोस्तों की बुरी संगत में फंसकर गलत आदतों का शिकार हो गया। अब तुमसे क्या छुपाऊं? ये बात बिल्कुल सही है कि अहंकारी और दूसरों को हीन या तुच्छ समझने वाला व्यक्ति अंततः ओहदे मुंह आकर ही गिरता है। कहते कहते रमा दीदी रो पड़ी थी। रमा दीदी की बातें बताते बताते विवाह की ओर आंखें भी नम हो आई थी। विवाह मुझे बोली, मम्मी आप बचपन में हम पर अनुशासन रखती थी तो ठीक ही करती थी। उस वक्त तो जब नेहा और कुणाल को मौज मस्ती करते देखते और उनकी लाइफ स्टाइल से हमें उनसे बहुत प्रभावित रहते थे, उस समय आपकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती थी। पर इस बार नेहा और कुणाल को देखकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई ग्लैमर और भौतिक चकाचौंध से के कैसे दुष्परिणाम हो सकते हैं। सब कुछ सुनकर मेरा मन भी कैसा ही हो गया था। मैं सोच रही थी, रमा दीदी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो पानी उनके सिर के ऊपर से निकल गया था। बार बार एक ही बात मेरे मन को आ रही थी कि अंतत गोतवा छोटे शहर में छोटे लोगों के पास बाध्य होकर आने से रमा दीदी के हृदय पर क्या बीत रही होगी।